डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। ब्रिटेन के पूर्व नेवी चीफ एडमिरल लॉर्ड वेस्ट प्रमुख ने गाजा में चल रहे संघर्ष के विश्व युद्ध में बदलने की चेतावनी दी है। लॉर्ड वेस्ट ने 6 स्टेप गिनाए हैं जो इस लड़ाई को विश्व युद्ध में तब्दील कर सकते हैं। उनका कहना है कि इसराइल और हमास का संघर्ष लेबनान की ओर बढ़ता दिख रहा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की धमकी दी है। इस ग्रुप को ईरान से मदद मिलती है। इसराइल ने इस ग्रुप के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो फिर एक लंबा संघर्ष शुरू हो सकता है। द सन के मुताबिक एडमिरल लॉर्ड वेस्ट ने कहा कि इसराइल इस समय हमास के हमले का बदला लेना चाहता है। ऐसे में उसने गाजा की घेराबंदी की हुई है। पहला स्टेप ये होगा कि गाजा में इसराइल बहुत आक्रामकता दिखाए। अगर इसराइल के हमले बढ़ते हैं तो फिर मुमकिन है हिजबुल्लाह सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो जाएगा। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की लेबनान पर मजबूत सैन्य और राजनीतिक पकड़ है। हिजबुल्लाह की एंट्री से लड़ाई लेबनान में फैल जाएगा और एक नया मोर्चा खुल जाएगा। लॉर्ड वेस्ट का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसराइल लेबनान पर हमला करेगा। ये युद्ध के बढ़ने का दूसरा स्टेप होगा। लॉर्ड वेस्ट का कहना है कि अगर लेबनान को निशाना बनाएगा तो तीसरा स्टेप रूस समर्थित सीरिया का संघर्ष में शामिल होना हो सकता है। सीरिया को रूस का समर्थन प्राप्त है। रूस यूक्रेन से ध्यान हटाने के लिए भी इसको बढ़ावा देगा और सीरिया को सैन्य मदद देते हुए युद्ध में शामिल हो सकता है। चौथे स्टेप पर लॉर्ड वेस्ट का मानना है कि सीरिया इसमें शामिल हुआ तो ईरान इसराइल पर हमले करने के लिए अन्य देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। इससे इसराइल भी ईरान के खिलाफ प्रतिक्रिया देगा। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन के होने की बात कहेगा, जिससे संघर्ष और बढ़ेगा। लॉर्ड वेस्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन का लड़ाई में शामिल होना 5वां स्टेप होगा जो इस संघर्ष को एक विश्व की ओर ले जाएगा। ब्रिटेन और अमेरिका ने हमास के खिलाफ लड़ाई में इसराइल का समर्थन करने के लिए पहले ही सैन्य बल भेजा दिया है। लॉर्ड वेस्ट का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह हमास के कारण इसराइल कमजोर पड़ता है तो अमेरिका और ब्रिटेन के इसमें शामिल होने का असली खतरा है। लॉर्ड वेस्ट ने बताया कि उनकी समझ से इस संघर्ष को वर्ल्ड वार बनाने की आखिरी कदम सऊदी अरब का इसमें उतरना होगा। ईरान ने हमेशा ही यमन के हूथी विद्रोहियों का समर्थन किया है जो सऊदी अरब के साथ युद्ध में हैं। हूथी अपने क्षेत्र में ईरानी आपूर्ति वाली मिसाइलों को दागकर सऊदी अरब को उकसा रहे हैं। ऐसे में अगर सऊदी आया तो फिर ये पूरी तरह से वर्ल्ड वार होगा। लॉर्ड वेस्ट ने कहा कि यह फैक्ट उस आयत की ओर इशारा करते हैं जो मध्य पूर्व को घेर सकती हैं। ये हम अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में बात करें। अमेरिका से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइलों से जुड़े उपकरणों की आपूर्ति करने के वास्ते 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ये प्रतिबंध वैश्विक प्रसार व्यवस्था के तहत लगाए गए हैं। मंत्रालय के बयान में कहा कि आज हम कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसार 3 कंपनियों को प्रतिबंध लगा रहे हैं जो सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसारकों और उनके वितरण से जुड़ी हैं। ये तीनों कंपनियां चीन की हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के मिसाइल से जुड़े कलपुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति की है। पाकिस्तान का चीन सदाबहार सहयोगी है जो इस्लामाबाद के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा है। ये तीनों कंपनियां जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और चांगजो यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड है। ये प्रतिबंध पाकिस्तान के अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के प्रक्षेपण के कुछ दिनों बाद लगाए गए हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगाए थे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के खिलाफ प्रतिबंध थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध खत्म होने के अगले दिन ही अमेरिका ने कदम उठाया। अमेरिका में 11 लोगों, 8 इकाइयों और 1 जहाज पर प्रतिबंध लगाए। जिन जिन पर प्रतिबंध लगाए उनके संबंध हांगकांग, वेनेजुएला और चीन से जुड़े हैं। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम में मदद करते हैं। आइए हम भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में बात करें। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा तुर्की की नज़रों में खटक रहा है। हमास के समर्थक इस देश ने इसराइल हमास युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने शुरू होकर यूरोप को जोड़ने वाले इस आर्थिक गलियारे की सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं हैं। दरअसल ये गलियारा तुर्की को किनारे छोड़कर एशिया को सीधे यूरोप से जोड़ता है। ऐसे में तुर्की नहीं चाहता कि वह इस गलियारे से होने वाले लाभ से महरूम रहे। यही कारण है कि तुर्की ने हमास के समर्थक कतर के साथ मिलकर एक नए रेल रोड नेटवर्क का ऐलान किया है जो फारस की खाड़ी से यूरोप को कनेक्ट करेगा। तुर्की ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे के खिलाफ जिस रेल रोड नेटवर्क का ऐलान किया है वो इराक में ISIS के गढ़ से होकर गुजरता है। तुर्की में प्रवेश करते समय यह रेल रोड नेटवर्क खुर्द इलाकों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को पार करता है। ऐसे में तुर्की के लिए इस नेटवर्क को जमीन पर उतारना आसान नहीं होने वाला है। सितंबर के मध्य में इस्तांबुल में एक लॉजिस्टिक्स फोरम में तुर्की वाणिज्यिक केंद्र में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अल्पर ओजेल ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि अन्य लोग बाहर आ रहे हैं और नए गलियारों का नामकरण कर रहे हैं, इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ने की जरूरत है। ओटोमन साम्राज्य के पतन का एक कारण स्वेज नहर के खुलने के बाद सिल्क रोड मार्ग को छोड़ दिया जाना था। दरअसल स्वेज नहर के खुलने से सिल्क रूट से तगड़ा मुनाफा कमा रहे तुर्की की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था।
उन्होंने कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का आह्वान किया, जिस तुर्की मध्य गलियारा कहता है। एक ऐसा मार्ग है जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़ा गया है। यह पश्चिम में यूरोप और पूर्व में चीन के बीच तुर्क राज्यों से होकर गुजरता है। तुर्की को एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक पुल के रूप में देखा जाता है, लेकिन तुर्की व्यापार मार्गों में बदलाव के लिए सबसे संवेदनशील देशों में एक है, जैसा कि इसने ओटोमन साम्राज्य के दौरान कड़वा अनुभव किया था। ओजेल की चेतावनी और उसके बाद से घटनाक्रम पिछले महीने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC जैसी नई योजनाओं के साथ तुर्की की बेचैनी को उजागर करते हैं। प्रस्तावित IMEC भारत में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इसराइल होते हुए यूरोप तक पहुंचेगा। इसमें तुर्की का नामोनिशान नहीं है। तुर्की को लगता है कि भारत और अमेरिका ने जानबूझकर उसको इस गलियारे में शामिल नहीं किया है। ऐसे में वह एक विलन के रूप में खुद को पेश कर पूरे खेल को बिगाड़ने की कोशिश में जुटा है। तुर्की के परिवहन और बुनियादी ढांचा मंत्री अब्दुल कादिर उरागलोगलू ने कहा कि तुर्की, इराकी अमीरात और कतरी अधिकारी इस महीने इराक डेवलपमेंट रोड नामक एक परियोजना पर काम करने के लिए एकत्र हुए थे। मंत्री ने इसे IMEC का विकल्प बताया। इराकी परियोजना, जिसे ड्राई कैनाल के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिणी इराक में ग्रैंड फा बंदरगाह से माल का परिवहन करेगी। बंदरगाह का पहला चरण दक्षिणी कोरिया की देवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह मार्ग 1200 किलोमीटर रेलवे और सड़कों के माध्यम से तुर्की के साथ उत्तरी सीमा तक विस्तृत होगा। मंत्री के अनुसार तुर्की की ओर से दोनों देशों में लगभग $25 बिलियन की संयुक्त लागत के साथ इसे तुर्की नेटवर्क से जोड़ने के लिए 615 किलोमीटर नए रेलवे और 320 किलोमीटर नए राजमार्ग भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चारों देशों के मंत्रियों को इस महीने के अंत में इस पर आगे चर्चा करने के लिए मिलने की उम्मीद है। उरागलोगलू ने कहा कि परियोजना योजना का चरण लगभग पूरा हो चुका है। अब हम 4 देशों के रूप में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसे कैसे बनाया जाए, इसे कैसे संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि UAE और कतर मजबूत समर्थन प्रदान करेंगे और वित्त पोषण के अतिरिक्त साधन, जिसमें यूरोपीय बैंक, तेल और द्वारा भुगतान और तुर्की के स्वयं के निवेश शामिल हैं, विचाराधीन है। उरागलोगलू ने पिछले सप्ताह तुर्की में सऊदी परिवहन मंत्री सालेह बिन नासिर अल जस्सर से मुलाकात की और राज्य को इस परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उरागलोगलू ने कहा कि विकास सड़क परियोजना निस्संदेह दक्षिणी उत्तर गलियारों के भीतर सबसे अच्छा, सबसे छोटा, सबसे किफ़ायती कीमत वाला मार्ग होगा, जो पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ेगा। उन्होंने कहा एक बार निर्माण शुरू होने पर इसे पूरा करने में कम से कम 5 साल लगेंगे। इराक में सुरक्षा संबंधी विचारों के बारे में पूछे जाने पर उरागलोगलू ने कहा कि देश एक दशक पहले की तुलना में कई अधिक सुरक्षित है। 5 साल के समय में कोई सुरक्षा समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इस गलियारे से गुजरना सभी के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी ओर तर्क दिया कि इसराइल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच छिड़े युद्ध को देखते हुए सुरक्षा IMEC के लिए एक मुद्दा होगी और डर है कि यह क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि सुरक्षा संबंधी समस्या है, बेशक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने उन रिपोर्टों को भी इशारा किया कि सऊदी अरब ने युद्ध के मद्देनजर इसराइल के साथ सामान्यीकरण की चर्चा को रोकने का फैसला किया है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती तो इससे IMC का कार्यान्वयन जटिल हो जाएगा। रोगलू ने यह भी तर्क दिया कि IMEC के में परिवहनों के साधनों, समुद्र से जमीन तक और फिर वापस आने के बीच बहुत सारे बदलाव शामिल हैं, जो इराकी विकास सड़क परियोजना की तुलना में परियोजना की व्यावहारिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। फाउ तक पहुंचने के बाद वो माल को जमीन के रास्ते यूरोप तक ले जा सकता है। ये हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज यानी शनिवार को 4 सालों के निर्वासन के बाद वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। बीते 4 सालों से वो लंदन में रह रहे थे, वहीं अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे। पूर्व कानून मंत्री सीनेटर आजम तरार और पार्टी नेताओं सहित PMLN सुप्रीमो की कानूनी टीम उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद है। तरार ने कहा कि नवाज के आगमन पर उनसे राजनीतिक कानूनी मुद्दों पर सलाह ली जाएगी। उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री VIP लाउंज में जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ के समर्थक उनके आगमन से पहले लाहौर के मीनार पाकिस्तान में एकत्र हुए। इससे पहले पाकिस्तान के नागर विमानन प्राधिकरण CAA ने शुक्रवार को पाकिस्तानी मुस्लिम लीग सुप्रीमो नवाज शरीफ को ले जाने के लिए बुक किए गए विशेष विमान को देश में उतरने की अनुमति दे दी थी। इस बीच विपक्षी दलों ने उनकी वापसी के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम को आलोचना की थी। वर्ष 2020 में मिली जमानत के बाद से ही शरीफ ब्रिटेन में रह रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को उम्मीद है कि उन्हें पाकिस्तान लौटते ही जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही उन्हें अस्थायी दे दी है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में भी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी निलंबित कर दी है। पार्टी नेताओं ने शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए निजी विमान किराए पर लिया है। पूर्व इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने
नवाज की वापसी का विरोध किया है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक वक्तीले संविधान, चुनाव और लोकतंत्र को बाधित किया गया है। अगली खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले दिनों इस फहरिस्त में 2 नए नाम सामने आए थे, जिनमें से एक शाहिद लतीफ़ था, जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। दूसरा आतंकी ISI का एजेंट मुल्ला बाहोर उर्फ हुमजू है। वो भी पाकिस्तान के भीतर अज्ञात लोगों की गोली का शिकार हो गया था। अब जिस आतंकी के मारे जाने की खबर आई है उसका नाम दाऊद मलिक है, जिसे वैश्विक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर जब्बर और लश्कर-i-जंगी से भी जुड़ा हुआ था। बता दें कि मसूद अजहर, हाफिज सईद लखवी और दाऊद इब्राहिम आदि को UPA के तहत भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया है। दाऊद मलिक को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया है। वे अज्ञात लोगों की गोली का निशाना बने हैं। सूत्र का इस साल पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के अजीबोगरीब तरह से निशाना बनाए जाने का सिलसिला केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी तो उस वक्त दाऊद मलिक की वहां पर उपस्थिति बताई जाती है। हालांकि बाद में ऐसी जानकारी सामने आई थी कि उस हमले में दाऊद मलिक बच गया था। ये सभी आतंकी ISI की हिफाजत में रहते हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इन आतंकों को लेकर नए पैंतरे चलता रहता है। संघाई संयुक्त संगठन की बैठक से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी गई है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ़ पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही उसे अज्ञात हमलावरों ने बहुत करीब से गोली मारी थी। 2016 का पठानकोट हमला, जिसमें भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हुए थे, शाहिद लतीफ़ ही उस अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। उसे ISI से विशेष ट्रेनिंग मिली थी। लतीफ़ को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सियालकोट सेक्टर के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी थी। दूसरा आतंकी ISI का एजेंट मुल्ला बाहोर उर्फ होमजू, उसे बलूचिस्तान के क्षेत्र में गोली मारी गई थी। बाहोर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा कर ISI के हवाले किया था। भारतीय नौसेना से रिटायर हुए कुलभूषण जाधव इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने एक स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दस्तक दी थी। वहां से कुलभूषण की मौत की सज़ा पर रोक लगाई गई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।